Good morning, student. How are you? Fine, good. तो इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं आपके, ठीक है। और उसमें हम मेथड ऑफ पॉलिनेशन जो था वो हमारा लास्ट टॉपिक था। आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो होगा इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होगा? इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी, ओके। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। इनकम्पैटिबिलिटी जो पार्ट है, इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ जो शिकायतें जो मिली हैं बच्चों की तरफ से, ठीक है, उनकी तरफ मैं आप सभी को थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा कि क्या मैटर है, किस तरह से आपकी क्या शिकायतें हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है। ओके, देखिए, कुछ बच्चों की जो शिकायत है वो है नोट्स से संबंधित कि सर आप जो नोट्स भेज रहे हैं हमें, ठीक है, अपने जो फेयर जो कॉपी है आपकी, ठीक है, उसमें लिखने के लिए, तो वो जो नोट्स हैं और जो आप पढ़ा रहे हैं वो दोनों कंपेयर नहीं हो रहे हैं, उनमें कहीं त्रुटियां हैं, ठीक है, एरर हैं। तो मैं उस को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। पहले देखिए, हो सकता है कि उनमें कोई लिखने में किसी तरह की कोई गड़बड़ हो, लेकिन आपको जो बोर्ड पे यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही पढ़ाया जा रहा है। ओके, उनमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। समस्या आपके नोट्स में हो सकता है कि क्रम जो देते हैं हम, जो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि जैसे मेथड ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो वो 5 प्रकार के हैं। हो सकता है कि उनमें 4-5 की बजाय 6 या 7 प्रकार हो, या फिर किसी दूसरे में 1-2 वैसे डल गए हो, तो उसमें थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है, ठीक है। बाय द वे, आज के बाद आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हम करेंगे, आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके आज ही आपको नोट्स भेजूंगा टॉपिक लिखकर, और जितने भी पेज होंगे, जैसे मान लीजिए कि पेज नंबर 1, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी से संबंधित है। पेज नंबर 2 जो है वो फर्टिलाइजेशन से संबंधित है, ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन के स्टेप हैं। तो इनमें मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे आपको ऊपर डेट लिखी हुई मिलेगी, जैसे आज जो भी पढ़ाएंगे उसके लिए मिलेगा आपको 2 मई 2020, पेज नंबर 1, ठीक है। तो यहीं से आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा, फिर आप पेज नंबर 2 लिखेंगे, फिर पेज नंबर 3 लिखेंगे। इससे आपकी समस्या, जो उल्टे पुल्टे की जो समस्या हो रही थी, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, पहले मैं नोट्स चेक कर लूंगा कि नोट्स में कहां पर किस तरह की त्रुटियां जो है वो बच्चों के सामने आकर, मतलब बच्चे उसका फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो समस्या हो रही है, ठीक है। तो ये तो था आपके समस्या के सॉल्यूशन के लिए। अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की, जो कि इनकम्पैटिबिलिटी है। इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स कंपैटिबिलिटी या कंप्लीट शब्द से लिया गया है। कंपैटिबिलिटी, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है, पूर्ण। और कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है असंगतता, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? असंगतता कहते हैं। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डिफाइन अगर इसको हम करें तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, इससे पहले हम पॉलिनेशन को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अदरवाइज हमने ये भी समझ ही लिया होगा कि भाई फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है या किस तरह की। कई बार क्या होता है कि जो कंप्लीट रूप से जो फर्टिलाइज, जो अपने मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनके बीच में अगर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अगर वो कंप्लीट न हो, मान लीजिए कि मेल जो गैमेट्स हैं और जो फीमेल गैमेट्स हैं, दोनों के दोनों फंक्शनल और कैसे हैं, स्टेराइल है, ठीक है, या फर्टाइल है। फंक्शनल का मतलब कार्य, यानी कि कार्यक्षम,
स्टेराइल का मतलब क्या होता है? स्टेराइल का मतलब होता है जननक्षम। शायद आप समझ गए होंगे। मेल गैमेट्स जो है वो कंप्लीटली कैसे हैं? कार्यक्षम है, यानी कि उनका आकार प्रकार वगैरह जो है वो, या स्पीसीज वगैरह, या फिर उनका जीनोम, ठीक है, या जीनी स्ट्रक्चर वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कार्य करने में परिपूर्ण है वो। ठीक है, यानी कि कार्य क्या होता है मेल गैमेट्स का? मेल गैमेट्स का कार्य होता है फीमेल गैमेट्स के साथ अपने आप को फ्यूजन करके और फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करना, यही तो कार्य है, और इस कार्य के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरा, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? स्टेराइल का मतलब क्या होता है? स्टेराइल का मतलब ये होता है कि वो जनन क्षमता लिए हुए भी है, अर्थात उसमें जो जनन क्षमता है वो भी कंप्लीट है, दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी। यानी कि मेल गैमेट्स भी कैसे हैं? फंक्शनल और स्टेराइल हैं, और फीमेल गैमेट्स भी कैसे हैं? फंक्शनल और स्टेराइल हैं। लेकिन फिर भी मेल और गैमेट्स और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं इनके मध्य अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, फिर से सुन लो, अगर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही फंक्शनल और स्टेराइल हैं, यानी कि फर्टाइल हैं, और उसके पश्चात भी उनमें क्या नहीं होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। राइट? क्या कहलाती है? इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, सो डिफाइन किस तरह से करेंगे? फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन किस किस के मध्य? बिटवीन फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, क्या कहा गया है? फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन निषेचन का फेल होना किनके मध्य? बिटवीन फंक्शनल एंड फर्टाइल। फंक्शनल यानी कि कार्यक्षम, और फर्टाइल यानी कि जननक्षम मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो कि कैसे हैं? फंक्शनल भी हैं, और स्टेराइल यानी कि कैसे हैं? फर्टाइल भी हैं, और फिर भी उनके मध्य में अगर किसका फेलियर हो रहा है? फर्टिलाइजेशन का अगर फेलियर हो रहा है तो ये प्रोसेस जो होती है ये क्या कहलाएगी? इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। अब इसके पश्चात डिफाइन कर लोगे इसे। गुड। इसके पश्चात जो है वो है टाइप। यदि इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है अपनी इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, और दूसरी होती है इंट्रा स्पेसिफिक। ओके, एक तो होती है इंटर स्पेसिफिक और दूसरी होती है इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक अंतरजातीय, इंट्रा स्पेसिफिक अंतराजातीय। ध्यान से देना, इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है कि फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो किन किन के मध्य हो? जब जीनस जो है, यानी कि दो हमारे पास जातियां हैं जिनके जीनस कैसे हैं? सेम। ठीक है, बट क्या स्पीशीज जो है वो कैसी है? डिफरेंट। ठीक है, जीनस सेम है और स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है। दो अलग अलग जातियां जो कि एक ही वंश से संबंधित होती हैं। ठीक है, टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, जो कि एक ही जीनस की होती हैं, अगर उनके मध्य में अगर इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है तो वो इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी कहलाएगी। ठीक है,
ठीक है, व्हेन या परिभाषा किस तरह से देंगे, व्हेन इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू टू मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, क्या कहेंगे, व्हेन इनकम्पैटिबिलिटी किसके कारण हो, ड्यू टू टू मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज, ठीक है। अगर जातियां कैसी हैं दोनों की जातियां बिल्कुल समान है, बट ऑफ सेम जीनस, सॉरी व्हेन इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू टू मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, बट क्या है, सेम जीनस। ठीक है, यानी कि जब इनकम्पैटिबिलिटी किस किस के मध्य हो, दो जातियों के मध्य हो, ठीक है, जो कि अलग अलग जातियां हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट सेम, जिनका जीनस बिल्कुल समान है। ठीक है, तो इस तरह की जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, ब्रेसिका कंप्रेटिज, ब्रेसिका कंप्रेटिज और ब्रेसिका रापा, गौर से देखना, समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इंटर स्पेसिफिक, अंतर जातीय, यानी कि दोनों जातियां जो होती हैं वो एक ही वंश की हैं। देखिए, ये आपने जो इनके साइंटिफिक नेम या जो बॉटनिकल नेम जो दिए जाते हैं प्लांट्स वगैरह के, किसी के भी, ठीक है, तो उनमें पहला जो शब्द होता है वो क्या होता है, जीनस होता है, दूसरा जो शब्द होता है वो उसकी स्पीसीज होती है। यहां पर आपको एग्जांपल देखने को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर दोनों के दोनों जीनस जो है वो बिल्कुल समान है, लेकिन स्पीसीज जो है वो डिफरेंट है। एक स्पीसीज है ब्रेसिका कंप्रेटिस, जो कि हमारी सरसों होती है, पीली सरसों जिसे कहते हैं, दूसरी होती है ब्रेसिका रापा, जिसे हम काली सरसों कहते हैं। ठीक है, दोनों की दोनों जो होती हैं वो क्या है, एक ही जीनस से संबंधित है, लेकिन जातियां अलग अलग हैं। कभी भी दोनों जो, यानी कि कंप्रेटिस और रापा के बीच में क्या नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इस तरह की जो फेलियर है फर्टिलाइजेशन की, वो फेलियर जो होती है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। ओके, व्हेन इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू टू मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बट सेम जीनस। ओके, फॉर एग्जांपल ब्रेसिका कंप्रेटिस एंड ब्रेसिका रापा। ऑलराइट, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या है, सेम स्पीसीज। क्या लिखेंगे, व्हेन इनकम्पैटिबिलिटी किस किस के मध्य हो, ड्यू टू टू मेंबर ऑफ, क्या हो गया, सेम स्पीसीज। ठीक है, व्हेन इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू टू मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, इट इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, जब किसके मध्य हो, दोनों जातियां बिल्कुल एक ही हो। ठीक है, दोनों जातियां एक हो, और जो कैसे हैं, जिनके जो गेमिट्स हैं वो दोनों के दोनों मेल भी और फीमेल गेमिट्स भी फंक्शनल भी हैं और स्टेराइल भी हैं, लेकिन उसके पश्चात भी उनके अंदर फर्टिलाइजेशन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये फिर क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक कहलाएगा। सेम स्पीसीज होने के कारण इंट्रा स्पेसिफिक जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल्फ
क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। ध्यान रखना है इसको कि इंट्रा स्पेसिफिक जो होता है वो सेम जातियों में होता है, ठीक है, और सेम जातियों में होने के कारण क्या हो गया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कहलाएगा ये। इसका एग्जांपल जो होता है वो प्राइमूला होता है। क्या होता है, प्राइमूला, इसका एग्जांपल है। प्राइमूला में अक्सर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था इनकम्पैटिबिलिटी। हम इसको फिर से आपको डिफाइन, इसके प्रकार और इसके जो एग्जांपल है उनके बारे में हम बता देते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। क्या कहलाएगी, इनकम्पैटिबिलिटी कहलाएगी। दो प्रकार की होती है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है व्हेन इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू टू मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बट सेम जीनस, ठीक है। एंड इंट्रा स्पेसिफिक व्हेन इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू two member of same species. So intraspecific incompatibility also called self incompatibility, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जो एग्जांपल है वो प्राइमूला होगा, और इंटर स्पेसिफिक का हमने बताया था सरसों वाला ब्रेसिका कंप्लेटिस एंड ब्रेसिका रापा। ओके, ऑलराइट, गुड। तो ये हमारा इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, राइट। ये बीच में एक टॉपिक था, इसे आप नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। और जितना मैंने यहां पर बताया है नोट्स में, अगर उससे कहीं ज्यादा है जो मैं आपको नोट्स भेजता हूं तो उससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना ही लिखेंगे। इनकम्पैटिबिलिटी की क्या लिखेंगे, परिभाषा, उसके प्रकार, प्रकार जो है उनकी परिभाषा जो मैंने यहां आपको बताई है, और उनके एग्जाम्पल। ओके, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। क्या है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ, खूब जानते हैं आप, किस किस के मध्य, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओके। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन का मतलब होता है सैलन यानी कि जुड़ना। क्या होता है, सैलन भी कह सकते हैं आप इसे, जुड़ना भी कह सकते हैं। किस किस का, मेल और फीमेल गैमेट्स का। मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस के अंदर जो क्रॉस होता है दोनों में, ठीक है, वही क्रॉस जो होता है, वो जो फ्यूजन होता है वही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम कुछ स्टेप में पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस तरह से कंप्लीट होता है। देखिए, इससे पहले हमने पोलिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि पोलिनेशन वगैरह इनका मतलब क्या होता है। पोलिनेशन का मतलब होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उनका कहां तक पहुंचना, ठीक है, स्टिग्मा तक, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टिग्मा है। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जो पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, कहां से कहां तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट कॉल्ड पोलिनेशन, उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। तो यहां तक तो हम पहुंच गए थे। अब इसके पश्चात फर्टिलाइजेशन जो होता है उसका प्रारंभिक चरण यहीं से प्रारंभ हो जाता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन बिगिन टू आफ्टर पोलिनेशन। फर्स्ट जो स्टेप है वो यहीं से शुरू हो जाती है। यहां से कैसे शुरू होती है, कुछ चरण होते हैं इसके। देखिए, आप जानते हैं कि कुछ स्टेप हम आपको यहां पर थोड़ी सी समझा रहे हैं, ठीक है, और इसे आप समझने का प्रयास करें। आसान है बिल्कुल, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की।
क्या है कि आपने पोलिनेशन तक तो पढ़ लिया कि यहां पर आ गए, लेकिन पहली स्टेप जो होती है फर्टिलाइजेशन की वो क्या होती है, थोड़ा सा दूर लिख देता है। फर्स्ट स्टेप जो होगी वो क्या होगी, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन यहां पर पहुंच गए। इसके पश्चात जो पोलन ग्रेन होते हैं उनका क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। कहां पे, स्टिग्मा पे। तो पहली जो स्टेप है वो क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन जो होता है उनका यहाँ पर जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है। ठीक है, और अंकुरण से मतलब क्या है कि पराग नली का डेवलपमेंट। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक परागकण आ गया, यानी कि पोलन ग्रेन आ गया। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन होता है ये जब स्टिग्मा की जो ऊपरी सरफेस होती है, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर आकर गिर जाता है। और स्टिग्मा की जो ऊपरी जो सरफेस होती है इस पे कुछ केमिकल पाए जाते हैं, लाइक जैसे फैट, बोरोन, रेजिन। ठीक है, इन सब के कारण क्या होता है कि यहाँ पर पोलन ग्रेन जो होता है उसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। और जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर से क्या होती है, जो पोलन ट्यूब विकसित हो जाती है। ठीक है, यही पोलन ट्यूब का जो विकास होता है यही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अब इसके पश्चात जो दूसरी स्टेप आती है वो क्या होती है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब तो निकल ही आई है, सेकेंड स्टेप क्या होगी, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, अब आप जानते हैं कि पोलन ट्यूब वृद्धि करेगी। अब पोलन ट्यूब जो होती है वो किससे होकर वृद्धि करती है, एक्चुअल में हमेशा जो पोलन ट्यूब जो होती है वो किससे होकर वृद्धि करती है, पोलन ट्यूब जो होती है वो वृद्धि करती है किससे होकर, वो वृद्धि करती है हमेशा हमारी स्टाइल से होकर। ठीक है, अब ये आगे बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, कुछ केमिकल प्रभावों के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और पोलन ट्यूब से होती हुई, ये जो पोलन ट्यूब है ये स्टाइल से होती हुई और किधर वृद्धि करती है, हमेशा ओव्यूल्स की तरफ वृद्धि करती है। किधर वृद्धि करती है, ओव्यूल की तरफ वृद्धि करती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक दिशा होती है, और दिशा किधर से किधर है, दिशा है स्टिग्मा टू ओव्यूल्स, यानी कि वर्तिकाग्र से और ओव्यूल्स की तरफ। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पोलिनेशन के अंदर हम कुछ छोटे छोटे कुछ अलग आपकी सामान्य जानकारी के लिए चीजें पढ़ते हैं। अधिकांश मोस्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, ज्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें क्या देखा गया है कि जो स्टाइल होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, कैसी होती है, मोस्ट ऑफ प्लांट स्टाइल जो होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। और सॉलिड होगी तो आप जानेंगे कि पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगी कैसे। चलो यहां तक तो ठीक थी। मान लीजिए हम कुछ प्लांट की बात करें, ज्यादातर प्लांट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ये पोलन ट्यूब होगी और ये हमारी स्टाइल होगी, लेकिन स्टाइल जो है वो बिल्कुल कैसी है, सॉलिड स्टेज में है, बिल्कुल सॉलिड है, यानी कि ठोस है। ठीक है, अब पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगी कैसे, इसको तो यहीं से जाना है, कहीं दूसरी जगह से जा नहीं सकती। ठीक है, तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ प्लांट, यानी कि ज्यादातर जो प्लांट जिनके अंदर स्टाइल जो होती है सॉलिड होती है, उनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिस एंजाइम का नाम होता है पैक्टिनेज। क्या नाम होता है, पैक्टिनेज। पैक्टिनेज जो एंजाइम होता है, इस पैक्टिनेज एंजाइम के कारण इसके अंदर के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, जब पराग नलिका क्या कर रही होती है, जब पोलन ट्यूब ग्रोथ कर रही होती है, तो उस समय इसके अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज हो जाने के कारण इसके बीच में क्या बन जाता है, एक मार्ग बन जाता है, एक पासेस थ्रू। ठीक है, एक मार्ग बन जाता है, और इस मार्ग से होते हुए पोलन ट्यूब जो होती है वो किसके अंदर आगे बढ़ जाती है, वो अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाती है, अपनी डायरेक्शन की तरफ, जो कि डायरेक्शन किधर है उसकी, ओव्यूल्स की तरफ है। ओके, ये तो ज्यादातर प्लांट में होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जैसे राइबीज। ठीक है, राइबीज नामक जो प्लांट, या लीलियम, लीलियम की जैसे हम बात करी थी आपसे इनकम्पैटिबल। ठीक है, लीलियम जो होता है, लीलियम प्लांट और राइबीज और लीलियम जो प्लांट होते हैं
उनके अंदर जो पोलन ट्यूब होती है, एक्चुअल में वो पोलन ट्यूब जो होती है वो कैसी होती है, हॉलो होती है, यानी कि कैसी होती है, खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली होती है। ओके, और खोखली है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो केवल पैक्टिनेज एंजाइम की उपस्थिति किन में पाई जाती है, ज्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें जब स्टाइल कैसी होती है, सॉलिड होती है, तो उसके जो टिश्यू होते हैं वो पहले पैक्टिनेज एंजाइम से डिस्ट्रॉय होते हैं, उनके बीच में मार्ग बनता है और उसी मार्ग से पोलन ट्यूब जो होती है ओवल्स की तरफ वृद्धि करती है। खोखली है तो कोई हमें दिक्कत है ही नहीं। लेकिन कुछ और भी प्लांट अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रकार की जो है वो पोलन ट्यूब जो है वो नजर आती है। और किस तरह की नजर आती है, इसे मिटा दूं, लिख तो लोगे, आपको नोट्स के अंदर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे पिटूनिया, पिटूनिया में क्या होता है कि पोलन ट्यूब जो होती है वो पासेस थ्रू बिटवीन जो इंट्रा स्पेसिफिक जो अवकाश, यानी कि दो जो कोशिकाएं, जैसे मान लीजिए कि टिश्यू आप जानते हैं कि सेल्स का समूह होता है, मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, और जो ये मास ऑफ सेल्स होता है यानी कि कोशिकाओं का जो समूह होता है, इसके बीच बीच में जो स्थान होते हैं, इन स्थानों को हम क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। और पिटूनिया में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, और स्टाइल के अंदर क्या है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं, और इन सेल्स के बीच में क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं, और पोलन ट्यूब जो होती है वो इन्हीं इंट्रासेलुलर जो स्पेस है इनसे होती हुई और ओव्यूल्स की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये होगी हमारी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब में जो एक चीज आप याद रखेंगे वो क्या रखेंगे कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, इस शब्द को आप जरूर याद रखेंगे। क्या रखेंगे, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल। कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल एंड केमोट्रोपिक। ओके, केमोट्रोपिक। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज यूनिडायरेक्शनल एंड केमोट्रोपिक। यूनिडायरेक्शनल का मतलब तो आप समझ गए। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो किधर से किधर होती है, फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल, हमेशा। ठीक है, फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल, यानी कि स्टिग्मा से या टुवार्ड स्टिग्मा या टुवार्ड ओव्यूल्स। ठीक है, किधर से किधर होती है, स्टिग्मा से और ओव्यूल्स की तरफ होती है, हमेशा स्टिग्मा टू ओव्यूल्स की तरफ ही होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक दिशीय। ओके, एंड केमोट्रोपिक का मतलब होता है, केमोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि इसकी जो वृद्धि होती है वो हमेशा कुछ विशेष प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं, कहाँ, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी के अंदर। ठीक है, कुछ केमिकल उपस्थित होते हैं इनमें, स्टिग्मा, स्टाइल और जो ओवेरी होती है हमारी, इन तीनों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, केमिकल पाए जाते हैं, और इन्हीं केमिकलों के कारण जो पोलन ट्यूब जो होती है वो हमेशा ग्रोथ करती है। इसलिए क्या कहा गया है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज यूनिडायरेक्शनल एंड केमोट्रोपिक। ओके, तो ये दूसरा चरण हुआ हमारा। दूसरा चरण जो है वो क्या कह रहा है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। इसके पश्चात जो तीसरा चरण है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल्स। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल्स। ठीक है,
किसके अंदर जा रही है, ओव्यूल में, यानी कि ओव्यूल्स के अंदर जा रही है। यहाँ पे ग्रोथ यानी कि घूम फिर के। अब देखो इसको मिटाएं, यानी कि इस चीज को समझने के लिए हम एक दूसरा चित्र बनाते हैं, और वो चित्र सिर्फ हम किसका बनाएंगे, ओव्यूल्स का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसे। पहले भी हम आपसे पढ़वा चुके हैं, ओव्यूल्स जो होती है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ओव्यूल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है, इस प्रकार की होती है ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर। और ठीक है, इस प्रकार के इसके अंदर क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर इसको इस प्रकार की होती है। स्ट्रक्चर के अगर हम नाम लिखें तो ये जो ये वाला सिरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बोलो। ये वाला जो सिरा होता है ये क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल, यानी कि बीजांड द्वार कहलाता है। ये जो होता है ये चैलेंजल एंड होता है। क्या होता है, चैलेंजल एंड होता है। और ये जो होते हैं ये इसके इंटेगुमेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंटेगुमेंट्स होते हैं। बीचों बीच एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है यहाँ पे मध्य के अंदर, और इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, क्या नाम देते हैं इसको हम, बोलो। इंटेगुमेंट्स। बीच की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, भ्रूण कोश, यानी कि एम्ब्रियो सैक कहलाती है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। ओके, तो ये ओवल्स की स्ट्रक्चर है। तीसरा जो है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओवल्स। ओवल्स के अंदर पोलन ट्यूब जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, उसकी एंट्री किस तरह से होगी। फिर से मैं बता देता हूं, इनके नाम आप जरूर याद रखेंगे। ये वाला जो सिरा होता है ये माइक्रोपाइल एंड होता है, यानी कि बीजांड द्वार होता है। ऊपर वाला चैलेंजल एंड होता है, जिसे निभागीय सिरा कहते हैं। ये जो होते हैं, ठीक है, धावरण जो इसके इंटेगुमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटेगुमेंट्स। और मध्य की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है एम्ब्रियो सैक कहलाती है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक कहलाती है। इनको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, 35 मिनट हो गए, थोड़ी देर 5 मिनट। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओवल्स। ऊपर से पोलन ट्यूब चली आ रही है, ये आ गई। ठीक है, अब पोलन ट्यूब जो होती है ओवल्स के अंदर एंट्री 3 प्रकार से करती है। ठीक है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब्स 3 टाइप्स इन ओवल्स आर 3 टाइप्स। कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स होती है। सबसे पहली जो होती है वो कौन सी होती है, किसके अंदर से जाए, ठीक है, किसके अंदर से, प्रोगेमी, यानी कि प्रोगेमी। प्रोगेमी का मतलब होता है कि अगर पोलन ट्यूब जो है ओवल्स के अंदर प्रवेश कहां से कर रही है, माइक्रोपाइल एंड से कर रही है। किधर से कर रही है, माइक्रोपाइल एंड से अगर कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारी प्रोगेमी कहलाएगी, प्रोगेमी कहलाएगी। प्रोगेमी का मतलब होता है बीजांड द्वारीय प्रवेश, यानी कि अगर पोलन ट्यूब ओवल्स के अंदर किधर से प्रवेश कर रही है, किधर से, ये क्या है हमारा, बोलो, माइक्रोपाइल एंड है ये। ठीक है, ये हमारा बीजांड द्वार है। और अगर माइक्रोपाइल एंड से अगर प्रवेश कर रही है, ये वाला माइक्रोपाइल है, ये हमारी पोलन ट्यूब हो गई। ठीक है, और ये पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल एंड से अगर किसके अंदर प्रवेश कर रही है, ओवल्स के अंदर अगर प्रवेश कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रोगेमी कहेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, प्रोगेमी कहलाएगी। व्हेन पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओवल्स थ्रू माइक्रोपाइल। ओके, दूसरा जो है वो चैलेंजोगेमी होगा। सेकेंड, बिल्कुल सही समझ गए आप। चैलेंजल एंड से अगर पोलन ट्यूब किधर से जा रही है, पोलन ट्यूब को मिटा देते हैं। पोलन ट्यूब अगर यहां, ये कौन सा एंड है हमारा, ये हमारा है चैलेंजल एंड। ठीक है, और चैलेंजल जो एंड है, अगर पोलन ट्यूब इस चैलेंजल एंड से प्रवेश कर रही है यहां से, और फिर उसके पश्चात यहां पहुंच रही है, डायरेक्ट नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, किधर से प्रवेश कर गई थी, चैलेंजल एंड से प्रवेश कर गई, और फिर कहीं जाकर बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ आई है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या कहलाएगी, चैलेंजोगेमी, यानी कि
निभागीय प्रवेश कहलाएगी। ठीक है, और तीसरे प्रकार की जो होती है वो मिसोगेमी कहलाती है। नंबर 3 जो है वो क्या कहलाएगी, मिसोगेमी, MESOGEMY, मिसोगेमी। और मिसोगेमी का मतलब है कि व्हेन पोलन ट्यूब एंटर, किधर से हो रही है, एंटर इनटू ओवल्स थ्रू इंटेगुमेंट। ये क्या है, ये हैं हमारे इंटेगुमेंट्स। क्या है ये हमारे इंटेगुमेंट्स हैं। और अगर पोलन ट्यूब किधर से प्रवेश कर रही है, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओवल्स थ्रू बाय इंटेगुमेंट्स, इट्स कॉल्ड मिसोगेमी। और ये यहां से न आकर और किधर से प्रवेश कर जाए, यहां से सीधी इसके अंदर घुस जाए यूं। ठीक है, इस तरह की अगर स्थिति बन जाती है तो वो फिर क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मिसोगेमी कहलाएगी। ठीक है, वो कहलाएगी मिसोगेमी कहलाएगी। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। प्रोगेमी का मोस्ट ऑफ प्लांट जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं कि ज्यादातर जो प्रवेश होता है पोलन ट्यूब का ओवल्स के अंदर, वो ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस प्रकार का होता है, प्रोगेमी प्रकार का होता है। प्रोगेमी का मतलब होता है व्हेन पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओवल्स थ्रू बाय माइक्रोपाइलेट्स। ओके, गुड, ये मोस्ट ऑफ प्लांट हो गया। अगर हम चेलेजोगेमी की बात करें तो एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है कैजुराइना। ठीक है, या बाटुला। कैजुराइना और जो बाटुला होते हैं उनमें अक्सर जो पोलन ट्यूब होती है वो ओवल्स के अंदर किधर से प्रवेश करती है, चेलेजल एंड से प्रवेश करती है। और इसी प्रकार से कुकुरबिटा या पोपुलस जो होता है उसके अंदर, यानी कि कुकुरबिटा, ठीक है, कुकुरबिटा के अंदर क्या देखने को मिलता है कि मिसोगेमी प्रकार की एंट्री होती है, किसकी, पोलन ट्यूब की ओवल्स के अंदर। और मिसोगेमी का मतलब होता है कि जब पोलन ट्यूब किधर से प्रवेश कर रही है, इंटेगुमेंट से प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे बिल्कुल। इसके बाद मिटा देते हैं इसको। इसके बाद जो चौथा चरण है हमारे फर्टिलाइजेशन का, नेक्स्ट जो चरण आता है कि धीरे धीरे चरणबद्ध हम कहां पहुंच गए, हम ओवल्स के अंदर तो पहुंच गए, अब हम पहुंचेंगे किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, एंट्री यानी कि नंबर 4, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, किसके अंदर आ गई, एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गई। और ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। अब इस चित्र को हम फिर से मिटाते हैं ना, सिर्फ एम्ब्रियो सैक का हम आपको डायग्राम बनाकर बताते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा क्या, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जो कि ओवल्स के अंदर होता है। ओवल्स किस में होता है, ओवेरी में होता है। ये ध्यान रखेंगे ये चीज आप। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो सैक होता है एक्चुअल के अंदर इसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं, यानी कि 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई युक्त एक स्ट्रक्चर होती है। 3 जो सेल्स होती हैं वो चैलेजल एंड की तरफ होती हैं। चैलेजल एंड तो समझ गए आप, यानी कि चैलेजल एंड का मतलब क्या होता है, निभागीय सिरा जो ओवल्स का होता है, उधर 3 सेल्स होती हैं। और इन 3 जो सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। 3 हो गई, 3 सेल्स इधर होती हैं, 1 2 और ये बीच में 3, 1 2 3। साइड वाली जो दोनों सेल्स होती हैं ये एसेसरी सेल कहलाती हैं, एसेसरी सेल्स। ठीक है, दोनों, ये भी और ये भी। ठीक है, क्या कहलाती हैं, एसेसरी सेल्स कहलाती हैं साइड वाली। और बीच वाली जो होती है वो क्या कहलाती है,
एग सेल्स कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? एग सेल्स कहलाती है। और बीच के अंदर जो सेल्स होती है, ये वाली जो होती है, ये सेंट्रल यानी कि केंद्रीय कोशिका कहलाती है। तो टोटल कुछ सेल्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7 सेल्स। लेकिन न्यूक्लियाई जो होते हैं यानी कि जो केंद्रक होते हैं वो 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं जो कि n+n के रूप में होते हैं, यानी कि 2n के रूप में होते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, तो टोटल केंद्रकों की संख्या 8 और टोटल सेल्स जो होती है वो होती हैं 7। ये हमारा होता है एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी पोलन ट्यूब। एम्ब्रियो सैक में जो पोलन ट्यूब प्रवेश करती है उसके 2-3 ही तरीके हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। कि जब मान लीजिए कि ये पोलन ट्यूब चली है, ये आ रही है और ये पोलन ट्यूब जो होती है प्रवेश कर जाए इसके अंदर, कहां से? अगर 2 ही तरीके मान लें हम इसके। एक तो ये कि कई बार एसेसरी सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मान लीजिए कि बगल वाली जो एसेसरी सेल्स है ये डिस्ट्रॉय होगी, नष्ट होगी, इसका साइटोप्लाज्म शेष रह गया और यहाँ से क्या प्रवेश कर गई? जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, या फिर जो ये जो सेल वाल है किसकी? एम्ब्रियो सैक की जो वाल है और जो एसेसरी सेल की जो वाल है, इस वाल से भी ये प्रवेश कर सकती है। प्रवेश करने के पश्चात क्या होगा कि पोलन ट्यूब जो पीछे की जो पोलन ट्यूब होती है एक्चुअल में वो डिस्ट्रॉय नष्ट होती हुई चली जाती है और इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, 1 और 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ये दोनों मेल गैमेट्स जो होते हैं, क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब का जो शीर्ष भाग होता है उसके ऊपर एक छोटा सा पोर पाया जाता है, एक छिद्र उपस्थित होता है और ये छिद्र जो होता है इस छिद्र के बन जाता है एक्चुअल में आफ्टर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करने के पश्चात जो पोलन ट्यूब होती है उसके शीर्ष भाग जो होता है, उसका जो एपेक्स जो होता है उसके ऊपर एक पोर बन जाता है और इस पोर से दोनों जो मेल गैमेट्स होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? एसेसरी सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और पोलन ट्यूब जो होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। क्योंकि इसका काम क्या था? इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या था कि मेल गैमेट्स को किधर तक पहुंचाना? फीमेल गैमेट्स तक। ठीक है, अब लगभग प्रोसेस पूर्ण होने को है कि 2 जो मेल गैमेट्स थे, ठीक है, ये दोनों के दोनों मेल गैमेट्स जो हैं किसके अंदर आ गए? एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गए, जिनमें से एक मेल गैमेट्स जो किससे जाकर जुड़ेगा? एग सेल के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा जो होता है वो एमियोड मूवमेंट करता हुआ और किधर पहुंच जाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। ओके, यहां तक जो है हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो लगभग पूर्ण होने को है। इसके पश्चात हम फर्टिलाइजेशन का जो वास्तविक जो स्वरूप है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जो प्लांट होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के रूप में होता है, उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। यहाँ तक आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको 2 टॉपिक क्लियर कराए हैं। पहला टॉपिक इनकम्पैटिबिलिटी था, दूसरा फर्टिलाइजेशन था। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कुछ चरणबद्ध तरीके से होता है। सबसे पहले जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का, फिर पोलन ग्रेन जो होते हैं उनसे ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की, फिर पोलन ट्यूब जो होती है पहले ओवल्स के अंदर प्रवेश करती है और फिर प्रवेश करती है किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके, समझ में आ गया। और इसी अनुरूप में आपको अब जो है थोड़ी देर बाद, ठीक है, शाम तक जो है वो नोट्स इनके भेज दूंगा। ओके, हैव ए नाइस डे।